और अब बात एक बड़ी खबर की कर लेते हैं। क्या पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रची जा रही थी साजिश? ये सवाल खड़ा हुआ है पटना में 3 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी के बाद। पूरी खबर इस रिपोर्ट में जानिए। बाबा बैद्यनाथ की, बाबा बैद्यनाथ की। 12 जुलाई यानी बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड गए थे। यहां देवघर में उन्होंने बाबा बैद्यनाथ की पूजा की। देवघर में पूजा के बाद पीएम मोदी उसी शाम को पटना गए थे। यहां प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। मोदी के ये कार्यक्रम पहले से तय थे और अब ये जानकारी सामने आई है कि मोदी के दुश्मनों की नजर उनके इस दौरे पर थी। आपके टीवी स्क्रीन पर ये वही अहमद पैलेस है जो जांच एजेंसियों के निशाने पर है। यहीं से पटना पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक मोहम्मद जलालुद्दीन है जो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है, जबकि दूसरे का नाम अतहर परवेज है जो सिमी का सदस्य रह चुका है। इनकी गिरफ्तारी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कनेक्शन है, इसको समझने के लिए पहले ये जान लीजिए कि अब तक क्या कुछ सामने आया है। महान से संदिग्ध पोस्टर, बैनर, दस्तावेज, पीएफआई का डॉक्यूमेंट्स इत्यादि सामान वगैरह जब्त किया गया। 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। इन सभी की भी छानबीन की जा रही है। प्रथम दृष्टया इसको देश विरोधी और 2 कम्युनिटी के बीच में वैमनस्यता फैलाने के उद्देश्य से जो होता है उसको मानते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों विवादित संगठन पीएफआई से जुड़े हुए हैं। पुलिस को पटना के फुलवारी इलाके के इस घर से आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ पीएफआई के झंडे और पर्चे भी मिले। उनके घर पे जब छापेमारी पुलिस ने की है तो वहाँ से पीएफआई, एसडीपीआई का झंडा, पैम्पलेट, पुलिस को और भी अन्य जो दस्तावेज हैं वो बरामद हुए हैं। उनके घर से कई चीजें मिली जिसमें पीएफआई का पैम्पलेट, पीएफआई का बैनर, पोस्टर था। आप देखिए यहाँ पे एसडीपीआई, पीएफआई से इनका जुड़ाव है, ये सब बताया जा रहा है। अंदर और भी अन्य दस्तावेज हैं जो मिले हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने सबको जब्त कर लिया। ये देखिए कुछ और भी जो दस्तावेज हैं यहाँ पे वो दिखाए जा रहे हैं। कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी इसमें यहाँ पे है। आप देखिए यहाँ पे ये भी आपको दिखेगा एक आई कार्ड एसडीपी का, आपको एसडीपीआई का नजर यहाँ पे आ रहा है। तो पीएफआई या एसडीपीआई का बैनर, पोस्टर सब यहाँ पर जो है देखने को आपको मिल रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा था, इसलिए खुफिया एजेंसियां चौकन्नी थी और इनपुट इंटरसेप्ट करने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। अब पुलिस और एजेंसियां इस जानकारी को जुटाने में लगी हैं कि मोदी के 12 जुलाई के दौरे कहीं इनके निशाने पर तो नहीं थे। पटना पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि फुलवारी शरीफ के घर से देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। आईबी इनपुट के बाद पटना पुलिस अलर्ट हुई, तब जाकर उसको ठिकाने की जानकारी मिली। पीएम के पटना आने से ठीक एक दिन पहले 11 जुलाई को पुलिस ने छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। असल में इनके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए उनमें देश विरोधी बातों से लेकर हिंदूवादी नेताओं की जानकारियां जुटाने की बातें लिखी हुई हैं। अंग्रेजी में लिखा ये वही दस्तावेज है जो उनके घर से पुलिस ने बरामद किया। बरामद दस्तावेज में 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जिक्र है। 7 पन्नों का ये दस्तावेज अंग्रेजी में है जिस पर नॉट फॉर सर्कुलेशन लिखा हुआ है। दस्तावेज के पेज नंबर 3 और 7 पर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला गया है। हिंदू नेताओं, आरएसएस से जुड़े लोगों की जानकारियां जमा करने का जिक्र है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक जिस बिल्डिंग से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है उसी बिल्डिंग में 6 और 7 जुलाई को ट्रेनिंग दिया गया था। शक है कि ये लोग युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे और शारीरिक शिक्षा एवं मार्शल आर्ट के नाम पर उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। शक ये भी है कि यह लोग बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे।
बताया जा रहा है कि जिस घर में इनकी गिरफ्तारी हुई वो घर गिरफ्तार पूर्व सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन का है और कागजी तौर पर दूसरे गिरफ्तार आरोपी अहमद परवेज ने घर की दूसरी मंजिल को किराए पर ले रखा था। इसी घर की दूसरी मंजिल पर 6 और 7 जुलाई को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें बाहर से आई कई संदिग्ध लोग शामिल हुए। हमारा मानना है कि लोगों को रेडिकलाइज करना चाहते थे और जो भी समाज के गुमराह लोग हैं या समाज के अशिक्षित बच्चे हैं या समाज के कम पढ़े लिखे बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं, उनको उनका ब्रेन वॉश करके उनको रेडिकलाइज करके और इंडिया विजन 2047 जो मिला है वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, किसी विशेष समुदाय के अगेंस्ट में है। पुलिस एफआईआर के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अतहर ने खुलासा किया है कि पीएफआई के कहने पर सिमी के पूर्व सदस्यों को वो गुप्त संगठन से जोड़ रहा था, जिसका उद्देश्य मुसलमानों पर हो रहे कथित अत्याचार का बदला लेना और इस्लाम पर टिप्पणी करने वालों को निशाना बनाकर हमला करना था। पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। पुलिस की एफआईआर में नुपुर शर्मा के नाम का भी जिक्र है। आरोपी अतहर के मुताबिक उदयपुर और अमरावती में हुआ कांड नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ चल रही मुहिम का ही हिस्सा था। एफआईआर के मुताबिक बिहार में बदले की इस मुहिम में करीब 2 दर्जन लोग सक्रिय तौर से जुड़े थे। एफआईआर में 26 सक्रिय लोगों के नामों का जिक्र है, जिनमें से पटना के रहने वाले 10 लोग हैं, दरभंगा मधुबनी के 3, कटिहार के 2, नालंदा, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, अररिया और वैशाली के 1 लोग हैं। एक शख्स कर्नाटक का है, जबकि मोहम्मद रसलान के जिला का जिक्र नहीं है। पुलिस एफआईआर के मुताबिक ये वो लोग हैं जो फुलवारी शरीफ की इस बिल्डिंग में आकर हिंसा की ट्रेनिंग देते और समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काने का काम करते। इनमें से ज्यादातर लोगों का कनेक्शन पीएफआई के संगठन एसडीपीआई से भी बताया गया है। मतलब ये कि साजिश के तार काफी लंबे हैं। इस मामले में उस पीएफआई का नाम सामने आ रहा है सीधे तौर पर, जो हाल के दिनों में अपने कारनामों के लिए विवादों में रहा है। कानपुर हिंसा और रामनवमी के दौरान देश में हुए अलग अलग हिंसों में भी इस संगठन का नाम जुड़ा था। हालांकि पीएफआई पटना के इस टेरर कनेक्शन के आरोपों को खारिज करते हुए पटना पुलिस के दावों को हास्यास्पद बता रहा है। पुलिस अब सच का पता लगाने में जुटी है और जांच इस दिशा में भी हो रही है कि कहीं इन लोगों की साजिश 12 जुलाई को पटना गए पीएम मोदी के कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाने की तो नहीं थी। नहीं, उस प्रकार का कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है कि ये प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर ये हो रहा था। ये काफ़ी देर से हम इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब इस प्रकार की हाई प्रोफाइल विजिट्स होती हैं और माननीय प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी इनपुट्स आती हैं हम लोगों को, तो हम लोगों के जो भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स होती हैं, स्थानीय इनपुट होती हैं, टेक्निकल इनपुट होती है, उसको हम लोग सुदृढ़ करते हैं। उसी क्रम में हमको जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मोदी इससे पहले 2013 में जब बिहार गए थे तब आतंकियों के निशाने पर थे। तब पटना के गांधी मैदान की रैली में धमाके भी हुए थे। देखिए, पीएफआई को लेकर पटना में हुए खुलासे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है। हमारे एडिटर सुमित अवस्थी से असदुद्दीन ओवैसी ने की खास बातचीत दिखाते हैं आपको। देश में कई मुद्दे उबाल ले रहे हैं। मोहन भागवत ने भी जनसंख्या के मुद्दे पर टिप्पणी कर दी है। जानवरों के साथ तुलनात्मक तौर पर उन्होंने कुछ बात कही है। और भी तमाम मुद्दे, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईएम के मुखिया और लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा, पटना में 3 लोग गिरफ्तार हुए और 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक देश में कन्वर्ट करना चाहते थे, पीएफआई से जुड़े हुए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कैसा घटनाक्रम है? भारत का कोई मजहब नहीं है, भारत का कोई रिलीजन नहीं है, ना भारत के संविधान का कोई रिलीजन है। हम सबको अपने अपने मजहब पर चलने की इजाजत है। अगर कोई ये कह रहा है कि हम वो एक रिलीजन को कर देंगे, तो भैया आप नहीं कर पाएंगे। बहुत आए बहुत चले गए। अगर ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो तो कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा वहां की बिहार की पुलिस को। मगर आप अगर कह रहे हैं तो आप ऐसे मेरा लोगों उस की पर मजम्मत रिएक्शन करते ये कि हैं। नहीं कर पाएंगे, ये हिमाकत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं ना कि भारत का कोई रिलीजन नहीं है। पीएफआई का नाम हर जगह आ रहा है असद भाई,
तो क्या पीएफआई को बैन करने का वक्त आ गया है? आप मांग करेंगे? देखिए ये काम सरकार का है और मैं बैन के खिलाफ हूं। हाँ, जो जिनमें ताकत है वो चुनाव लड़ें और चुनाव लड़कर दिखाएं, मगर अगर आपको ये कहेंगे कि भारत को बदल देंगे, कैसा बदलेंगे भारत को आप? अगर इस देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की बात चल रही है, वकालत की जा रही है, तो ओवैसी साहब को परेशानी क्यों है? आपको दिक्कत क्या है? देखिए, परेशानी मुझे नहीं है, परेशानी मोदी सरकार को है। इसलिए कि 2 अप्रैल 2022 को मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर ने राज्यसभा में बीजेपी के एक एमपी ने प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया, उस पर कहा कि कोई जबरन कानून नहीं बनाना है हमको। यही मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 2020 में लिख कर दिया एफिडेविट। एक बीजेपी के एक मेंबर हैं जो पीआईएल डालने के माहिर हैं, उसमें सरकार ने कहा कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं। योगी साहब का बयान आया, मुख्यमंत्री का, मोहन भागवत साहब का बयान आया कि जानवर तो बच्चे भी पैदा करते हैं, बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, इस तरीके से उन्होंने कुछ बात कही। सिमिलरली गिरिराज सिंह ने कहा, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, कि ये बिल तो आके रहेगा जनसंख्या नियंत्रण वाला। अगर ये बिल आ रहा है और इसका मकसद ये है कि कुल मिलाकर हिंदुस्तान की बढ़ती आबादी विकास के रास्ते में बाधक बन रही है, तो इसका तो हम सबको मिलकर स्वागत करना चाहिए। नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है कि इंसानों की तुलना जानवरों से की जा रही है। आखिर इतनी गिरावट सोच में क्यों आती है आरएसएस के लोगों में? भाई, इंसान तो इंसान है ना। पर रोटी एक बन रही है, खाने वाले 50 थे, वो बढ़ के 500 हो गए हैं आज़ादी के बाद से लेके अब तक। दिक्कत यहाँ पर भी तो है। अगर आज ये नियम कानून बनता है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी संसद में इस बिल का विरोध करेंगे और मोमेंटम खड़ा करेंगे इस बिल का विरोध करने के लिए। एम आई राइट? क्या आप ये कह रहे हैं कि रोटी नहीं है? रोटी है देश में, क्यों नहीं है? रोजगार सरकार क्यों क्रिएट नहीं करती? अच्छा, एक एग्जांपल दो रोजगार की। भाई, एक 60 लाख नौकरियां, सुनिए सर, 60 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में, 8 साल के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 2024 तक 10 लाख दूंगा। अरे भाई, पूरे 60 लाख भर दीजिए ना। आप क्यों नहीं भरना चाहते आप? असद भाई, 22 करोड़ लोग रोज भूखा सोते हैं, 10 करोड़ के लोगों के पास नौकरियां नहीं है, ये आंकड़े हैं सरकारी। अगर आप बगैर सिस्टम को तैयार करे जीएसटी इंपोज कर देते हैं, आज डॉलर जो है 80 रुपये हो चुका है, तो इसका जिम्मेदार पॉपुलेशन है क्या? जीडीपी नहीं बढ़ रहा है हमारा। कोविड में हमारे लाखों 50 लाख लोग भारत में मर गए क्योंकि मोदी सरकार ने 2020 ये इसका 8 साल की दिक्कत है। ये तो बीते 70 साल की भी दिक्कत है ना पॉपुलेशन। तो इसके लिए मोदी सरकार अकेले जिम्मेदार थोड़ी है। देखिए, पर हमारे दो का नारा तो इंदिरा गांधी के वक्त में दिया गया, 8 साल और उस पर इंप्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है? तो भाई, आप 8 साल से आप सरकार में हैं, आप उनसे नहीं पूछेंगे सुमित साहब कि सरकार ने क्या किया बताइए 8 साल में? आप इस बात को समझिए सुमित साहब कि एक यंग वर्किंग पॉपुलेशन आपके पास है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। अमेरिका और यूरोप में उनका पॉपुलेशन, जापान में बूढ़ा हो चुका है। हमारे पास वो एडवांटेज है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं और पॉपुलेशन को आप ब्लेम कर रहे हैं। तो ये बीजेपी के नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या बीजेपी के नेताओं को यंग इंडिया नहीं चाहिए? क्या बीजेपी के लोगों को यंग इंडिया के वोट्स नहीं चाहिए? यकीनन उनको नहीं चाहिए, मगर बीजेपी इसलिए कह रही है क्योंकि वो मुसलमानों से एक नफरत पैदा करना चाहते हैं। मुसलमानों का वजूद वो बताते हैं कि उनका एग्जिस्टेंस देश के लिए खतरा है। हलाल गोश्त खतरा है, हिजाब खतरा है। हाँ, अब तो आसाम में फ्लड आया तो बोले फ्लड जिहाद, नौकरियां मिल रही हैं तो बोले जॉब जिहाद, जमीन खरीदने जा रहे हैं तो बोले लैंड जिहाद। ये मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत खत्म करना पड़ेगा बीजेपी को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।